हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में पुराने गोलकुंडा किले से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर बना था रक्त महल। लोग कहते थे कि यह महल किसी राजा का नहीं बल्कि एक जुनूनी नवाब का था, नवाब आरिफ अली खान। वह तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था और अमर होने का सपना देखता था। महल लाल पत्थरों से बना था जो सूर्यास्त के समय खून की तरह चमकते थे। लेकिन असली डर रात के बाद शुरू होता था। आधी रात के बाद महल की ऊंची खिड़कियों में लाल रोशनी जलती दिखाई देती, जबकि वहां कोई रहता नहीं था। आसपास के लोग कसम खाकर कहते थे कि उन्होंने महल की छत पर एक लंबी काली आकृति को चलते देखा है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। करीब 70 साल पहले नवाब ने अपनी ही बेगम सायरा को महल के गुप्त कक्ष में बंद कर दिया था, क्योंकि उसे शक था कि बेगम ने उसके काले अनुष्ठानों का राज जान लिया है। कहते हैं उस कक्ष में नवाब इंसानी खून से अजीब चिन्ह बनाता था। एक रात भयानक चीख पूरे महल में गूंजी। नौकर भागकर बाहर निकल गए। सुबह जब लोग अंदर गए तो नवाब का शव सीढ़ियों पर पड़ा था। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था और आंखें खुली हुई थीं। बेगम सायरा कभी नहीं मिली। उसके बाद से रक्त महल वीरान हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद 4 दोस्त इमरान, रोहित, नेहा और तन्वी जो हॉरर व्लॉग बनाते थे, उन्होंने रक्त महल में रात बिताने की चुनौती ली। स्थानीय चाय वाले ने उन्हें चेतावनी दी, साहब, अंदर जो है वो इंसान नहीं है और उसे नए लोग पसंद नहीं। लेकिन चारों हंसते हुए रात करीब 11:30 बजे महल के फाटक तक पहुंच गए। फाटक पर भारी जंजीर लटकी थी, लेकिन जैसे ही इमरान ने उसे छुआ, जंजीर खुद ब खुद नीचे गिर गई। फाटक धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे नमी और सड़न मिली हो। दीवारों पर पुराने अरबी अक्षर खुदे थे, जिन पर सूखे काले धब्बे जमे थे। नेहा ने कैमरा ऑन किया। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 किसी के लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज आई। रोहित ने चिल्लाकर कहा, कौन है? जवाब में सिर्फ गूंज लौटी। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां कराह रही हों। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के अंत में एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हुआ। तन्वी घबरा गई। यार, ये ठीक नहीं है। तभी अचानक पीछे से पायल की आवाज आई। छन छन छन। चारों एक साथ मुड़े। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। इमरान ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई। जैसे ही रोशनी पड़ी, उसका चेहरा दिखा। आंखें पूरी काली, होठों से काला तरल बह रहा था। वह अचानक जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। नेहा चीख पड़ी। कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। उस औरत की गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर मुड़ी और उसने खुरदुरी आवाज में कहा, यह मेरा घर है। अगले ही पल गलियारे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। इमरान ने पीछे देखा। वह औरत अब उनके ठीक सामने थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो चुकी थीं। उसने तन्वी का हाथ पकड़ लिया। तन्वी की चीख महल में गूंज उठी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी, धीमी, डरावनी औरत की हंसी। जब कुछ सेकंड बाद इमरान ने टॉर्च जलाई तो तन्वी वहां नहीं थी। फर्श पर सिर्फ उसके नाखूनों के निशान थे, जैसे उसे घसीट कर ले जाया गया हो। तभी नीचे से ढोल जैसी आवाज आने लगी, थम थम थम, जैसे कोई अनुष्ठान फिर से शुरू हो चुका हो। और गलियारे के अंत में वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों में लाल चमक थी और उसके पीछे अंधेरे में कई और परछाइयां खड़ी थीं। तन्वी की चीख अभी भी महल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। इमरान, रोहित और नेहा कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गलियारे की दीवारों पर बने काले चिन्ह
लाल रंग में चमकने लगे, जैसे किसी ने उनमें ताजा खून भर दिया हो। नीचे से आ रही धम 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 की आवाज अब और तेज हो चुकी थी, मानो महल का दिल धड़क रहा हो। नेहा रोते हुए बोली, हमें यहां से निकलना होगा अभी। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ भागे, सीढ़ियां गायब थीं। वहां सिर्फ सीधी अंधेरी दीवार थी। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से वही खुरदुरी हंसी फिर गूंजी। इमरान ने धीरे धीरे पलटकर देखा। गलियारे के अंत में खड़ी वह औरत अब और पास आ चुकी थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी के अंदर हों। उसकी काली आंखें सीधे इमरान को घूर रही थीं। अचानक उसकी गर्दन एक झटके से बाईं तरफ मुड़ी और उसने फुसफुसाया, एक आ चुका है, 3 और बाकी हैं। अगले ही पल रोहित के पैरों के नीचे की फर्श दरकने लगी। फर्श से काले धुएं के गुबार उठे और उसमें से कई कंकाल जैसे हाथ बाहर आने लगे। एक हाथ ने रोहित का टखना पकड़ लिया। रोहित जोर से चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इमरान ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। किसी तरह रोहित छूट गया, लेकिन उसके टखने पर गहरे काले निशान पड़ चुके थे, जैसे जलने के दाग हों। तभी नीचे से ढोल की आवाज बंद हो गई। अचानक पूरा महल शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी की उनकी सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। फिर धीरे धीरे गलियारे के दोनों तरफ लगे दरवाजे अपने आप खुलने लगे, एक एक करके, चर्रर चर्रर। हर कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। नेहा ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। जैसे ही उसने एक कमरे के अंदर रोशनी डाली, वहां तन्वी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तन्वी, इमरान चिल्लाया, लेकिन तन्वी ने सिर को अजीब तरीके से झुकाया और अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अगले ही पल वह दीवार पर उल्टी चढ़ गई, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर नहीं था। उसकी आवाज अब 2 लोगों जैसी हो गई थी, एक उसकी अपनी और दूसरी वही खुरदुरी स्त्री की आवाज। अब यह हमारी है। रोहित पीछे हट गया। नेहा रोने लगी। तभी अचानक सभी दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। फर्श हिलने लगा। दीवारों से खून जैसी लाल तरल बूंदें टपकने लगीं। इमरान ने चिल्लाकर कहा, तहखाने में कुछ है, वही सबकी जड़ है। उसे याद आया कि स्थानीय चाय वाले ने कहा था, नीचे जो बंद है उसे मत जगाना। शायद वही गुप्त कक्ष जहां नवाब आरिफ अली खान अनुष्ठान करता था। अचानक गलियारे के अंत में एक पुरानी सीढ़ी प्रकट हुई, जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। बिना कोई और रास्ता देखे तीनों उस सीढ़ी की तरफ भागे। जैसे ही वे नीचे उतरे, हवा और भारी हो गई। नीचे एक विशाल कक्ष था। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे और बीच में एक गोल चिन्ह, जिसके चारों तरफ सूखे खून के निशान थे। उसी गोल चिन्ह के बीच में एक लोहे का संदूक रखा था, जिस पर जंजीरें लिपटी थीं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा। तन्वी सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। उसके पीछे वही सफेद लिबास वाली औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और अंदर काला अंधेरा दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब बलि पूरी होगी। अचानक जंजीरें अपने आप खुलने लगी। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठने लगा। अंदर से काले धुएं का गुब्बार निकला और पूरा कक्ष भर गया। धुएं में कई चेहरों की आकृतियां दिख रही थी, डरे हुए, चिल्लाते हुए चेहरे। इमरान ने हिम्मत जुटाकर संदूक को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछाल दिया। वह दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। रोहित और नेहा एक दूसरे से चिपक गए। सफेद औरत अब उनके सामने थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया
उसकी उंगलियां लंबी होकर उनके चेहरों तक पहुंच गईं। उसने फुसफुसाया, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी अचानक कक्ष की दीवार पर टंगा एक पुराना ताबीज चमक उठा। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसी रोशनी में कुछ ऐसा दिखा जिसने तीनों के दिल की धड़कन रोक दी। संदूक के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां नवाब आरिफ अली खान की लाश बैठी थी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। ताबीज की तेज रोशनी कुछ ही सेकंड में मंद पड़ने लगी और उसी क्षण संदूक के अंदर बैठी नवाब आरिफ अली खान की लाश की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वे आंखें इंसानी नहीं थीं, पूरी तरह काली, जैसे भीतर कोई गहरा शून्य हो। उसके सूखे होंठ धीरे धीरे हिले और कक्ष में भारी आवाज गूंजी, अनुष्ठान अधूरा था, अब पूरा होगा। इमरान जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। रोहित का घायल टखना बुरी तरह जल रहा था और नेहा के हाथ कांप रहे थे। तभी तन्वी, जो अब पूरी तरह उस शक्ति के वश में थी, धीरे धीरे हवा में तैरती हुई संदूक के पास आ गई। सफेद लिबास वाली औरत बेगम सायरा की आत्मा अब और भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से विकृत था। उसने नवाब की ओर घूरते हुए कहा, तूने मुझे बंद किया, मेरे खून से यह महल जिंदा रखा, अब तेरी बारी है। अचानक कक्ष की दीवारों पर बने काले चिन्ह घूमने लगे, जैसे जिंदा हों। फर्श पर बना गोल निशान लाल आग की तरह चमक उठा। नवाब की लाश संदूक से उठकर हवा में तैरने लगी। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। उसने अपना हाथ फैलाया और रोहित की ओर इशारा किया। रोहित चीखा, क्योंकि उसके टखने का काला निशान फैलने लगा, जैसे नसों में जहर दौड़ रहा हो। इमरान ने हिम्मत जुटाकर दीवार से लटका वही ताबीज तोड़ा और उसे गोल निशान के बीच फेंक दिया। ताबीज जमीन से टकराते ही तेज प्रकाश फैला। नवाब की आकृति तड़पने लगी। बेगम सायरा की आत्मा चीख उठी, लेकिन उसकी चीख दर्द की नहीं, प्रतिशोध की थी। उसने तन्वी के सिर पर हाथ रखा। तन्वी का शरीर जोर से कांपा और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश लेकिन जीवित। नवाब की आकृति अब कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तभी कक्ष की छत से पत्थर गिरने लगे। महल कांप उठा, दीवारों से लाल तरल बहने लगा। अचानक नवाब की आत्मा ने आखिरी कोशिश की। उसने इमरान का गला अदृश्य ताकत से पकड़ लिया। इमरान हवा में उठ गया, उसकी सांस रुकने लगी। नेहा रोते हुए चिल्लाई, सायरा बेगम, इसे बचा लीजिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बेगम की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से नवाब पर वार किया। काला धुआं फट पड़ा, एक भयानक धमाका हुआ। पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। जब रोशनी खत्म हुई तो संदूक खाली था। गोल निशान मिट चुका था, दीवारों के चिन्ह गायब हो चुके थे। महल की कंपन रुक गई। इमरान जमीन पर गिरा, हांफता हुआ लेकिन जिंदा। रोहित का टखना अब सामान्य था, सिर्फ हल्का निशान बाकी था। तन्वी धीरे धीरे होश में आई, उसकी आंखें अब सामान्य थीं। बेगम सायरा की आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसने अंतिम बार कहा, महल अब आजाद है, और फिर वह गायब हो गई। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर अब भी था, लेकिन महल की हवा बदल चुकी थी। वे किसी तरह बाहर निकल आए। बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थी। रक्त महल अब शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की हल्की धूप में रक्त महल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन चारों के मन में रात की घटनाएं अभी भी जिंदा थीं। वे किसी तरह शहर लौट आए। तन्वी कमजोर थी लेकिन होश में थी। रोहित बार बार अपने टखने को देख रहा था, जहां काला निशान हल्का पड़ चुका था। इमरान ने कैमरे की फुटेज लैपटॉप में डाली। शुरुआत में सब सामान्य दिख रहा था, गलियारे, दरवाजे, पायल की आवाज, तन्वी का दीवार पर चढ़ना। लेकिन जैसे ही वीडियो आखिरी हिस्से पर पहुंचा, स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए पूरी काली हो गई। फिर अचानक एक फ्रेम चमका। उसमें तहखाने का वही कक्ष था, लेकिन वे चारों वहां मौजूद नहीं थे। संदूक खुला था,
और उसके पीछे अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। फिर स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी तन्वी ने धीमी आवाज में कहा, वो गया नहीं है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ में कुछ और भी, जैसे कोई और भीतर से झांक रहा हो। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहित को सपने में वही कक्ष दिखता। हर सपने में नवाब आरिफ अली खान उसे बुलाता। अनुष्ठान अधूरा है। इमरान के कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती, जबकि खिड़कियां बंद होती। नेहा जब भी आईने में देखती, एक पल के लिए उसके पीछे लाल लिबास में एक आकृति दिखाई देती। तन्वी सबसे ज्यादा बदल गई थी। वह अक्सर चुपचाप बैठी रहती और खाली दीवार को घूरती रहती। एक रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में तन्वी की आवाज गूंजी, लेकिन वह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वो वापस आएगा। इमरान ने टॉर्च जलाई। तन्वी कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी परछाई दीवार पर असामान्य रूप से लंबी दिख रही थी। अचानक उसकी परछाई ने खुद उससे अलग होकर हिलना शुरू कर दिया। रोहित चीख पड़ा। परछाई दीवार से उतरकर फर्श पर फैल गई और धीरे धीरे इंसानी आकृति लेने लगी। वह काली आकृति अब साफ दिख रही थी। लंबा कद, शाही पोशाक की धुंधली रूपरेखा और दो काली आंखें। नवाब की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह किसी तरह उनके साथ शहर तक आ गई थी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। कांच की खिड़कियां अपने आप चटकने लगी। नवाब की आवाज गूंजी, मेरी शक्ति उस महल से बंधी थी, अब तुमसे बंधी है। अचानक रोहित के टखने का निशान फिर काला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इमरान ने वही ताबीज निकाला जो वह अनजाने में अपने साथ ले आया था। उसने उसे कसकर पकड़ा। ताबीज हल्का सा चमकने लगा, लेकिन इस बार उसकी रोशनी कमजोर थी। नवाब की आकृति हंसी, अब यह काम नहीं करेगा। तभी नेहा को याद आया। तहखाने में एक पुरानी दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा था। उसने जल्दी से फोन में फोटो ढूंढी। उसमें लिखा था कि नवाब की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसी जगह अंतिम मंत्र पूरा करना होगा जहां अनुष्ठान शुरू हुआ था, रक्त महल के तहखाने में। चारों ने एक दूसरे को देखा। डर साफ था, लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें वापस उसी महल जाना होगा। उसी रात वे फिर रक्त महल के फाटक पर खड़े थे। इस बार महल पहले से ज्यादा अंधेरा लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, फाटक अपने आप बंद हो गया। गलियारों में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। दीवारों पर परछाइयां रेंग रही थी। तहखाने की सीढ़ियां खुद ब खुद रोशन हो गईं, जैसे कोई उन्हें नीचे बुला रहा हो। नीचे पहुंचते ही कक्ष पहले से अलग दिखा। गोल निशान फिर उभर आया था और संदूक फिर से बीच में रखा था, लेकिन इस बार संदूक बंद नहीं था। अंदर से काला धुआं निकल रहा था। तहखाने का कक्ष फिर से उसी भयानक ऊर्जा से भर चुका था। गोल निशान आग की तरह चमक रहा था और संदूक के भीतर से उठता काला धुआं अब पूरी आकृति बन चुका था। नवाब आरिफ अली खान की आत्मा उनके सामने थी। पहले से ज्यादा शक्तिशाली, पहले से ज्यादा क्रूर। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने हाथ उठाया और तन्वी हवा में उठ गई। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। इमरान ने चिल्लाकर कहा, नहीं, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आई। रोहित का टखना फिर से जलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। नेहा कांपते हाथों से फोन में वही मंत्र पढ़ने लगी जो दीवार पर लिखा था। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे। नवाब गरजा, चुप रहो। और अचानक नेहा का फोन उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरा। उसी पल तन्वी की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। वह दर्द से तड़प रही थी। इमरान ने हिम्मत जुटाई और गोल निशान के बीच कूद पड़ा।
उसे याद था कि अनुष्ठान अधूरा इसलिए था क्योंकि बेगम सायरा की आत्मा ने उसे रोका था। अगर अनुष्ठान की ऊर्जा तोड़ी जाए तो नवाब की शक्ति खत्म हो सकती है। उसने जमीन पर पड़े टूटे ताबीज के टुकड़े उठाए और उन्हें गोल निशान पर फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े जमीन से टकराए, एक तेज रोशनी फैल गई। नवाब चीखा, उसका धुआं बिखरने लगा। लेकिन तभी उसने आखिरी चाल चली। उसने रोहित को अपनी ओर खींच लिया। रोहित हवा में उठ गया, उसका शरीर अकड़ गया। नवाब की आवाज गूंजी, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। तभी अचानक तहखाने की दीवारों से एक जानी पहचानी ठंडी हवा चली। सफेद रोशनी के बीच बेगम सायरा की आकृति फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। उसने नवाब की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों शक्तियां टकराईं। काला धुआं और सफेद रोशनी आपस में भिड़ गए। तहखाना हिलने लगा, पत्थर गिरने लगे। इमरान ने रोहित को पकड़ने की कोशिश की, जबकि नेहा तन्वी को नीचे खींच रही थी। सायरा की आवाज गूंजी, यह अंत है। उसने अपनी पूरी शक्ति नवाब पर केंद्रित कर दी। एक भयानक धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो तहखाना सामान्य था। गोल निशान मिट चुका था। संदूक राख बन चुका था। नवाब की आकृति गायब थी। रोहित जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, लेकिन जिंदा था। तन्वी बेहोश थी, पर उसकी सांस चल रही थी। धीरे धीरे तहखाने की छत से गिरते पत्थर रुक गए। महल की दीवारों से बहता लाल तरल सूख गया। चारों किसी तरह बाहर निकल आए। बाहर सुबह हो चुकी थी। रक्त महल अब वीरान खड़ा था, लेकिन उसमें अब वह डरावनी ऊर्जा नहीं थी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि महल को सरकार ने सील कर दिया है। चारों ने कसम खाई कि वे फिर कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई हफ्तों बाद जब इमरान ने पुराने कैमरे का मेमोरी कार्ड दोबारा खोला, तो उसमें एक नई फाइल दिखाई दी जो उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। वीडियो में वही तहखाना दिख रहा था, लेकिन इस बार खाली। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन के कोने में काला धुआं उभरा और दो लाल आंखें